तो दोस्तों आज हो गया 10 सितंबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उनसे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू भारत जोड़ो यात्रा के बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने महंगे टी शर्ट को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर बीजेपी की ओर से किए गए कटाक्ष पर अब कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट और चश्मे का हवाला देते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब से घबरा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी की आक्रामक तेवर रखने वाली सांसद महुआ मोइत्रा को नसीहत दी है। उन्होंने महुआ से साफ कहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दे और संगठन के कामकाज में दखल न दे। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद है। कोलकाता में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग में नादिया के करीमपुर विधानसभा सीट को लेकर कहा है कि वो यहां के मामलों को मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर पर ही छोड़ दें। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही रोजगार सरकार और विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगारों को नाराज करने का रत्ती भर रिस्क नहीं उठा रहे हैं। शिकायतें आ रही है तो चट सुनवाई और पट एक्शन हो रहा है। 10 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने बेरोजगारों की मांग पर बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बीपीएससी के 2 फैसले पलट दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के बीच शुक्रवार को साप्ताहिक बैठक हुई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड के बाद पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एसजी के बीच यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब आम आदमी पार्टी की ओर से वीके सक्सेना पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए कुछ अच्छा करेगी। आपको बता दें कि कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को सत्यपाल मलिक आलोचना करते रहते हैं। इस बार भी मलिक ने न सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ की बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। राजपथ को कर्तव्य पथ किए जाने को लेकर मलिक ने व्यंग्य कसा और कहा है कि पीएम हर तीसरे दिन कोई न कोई उद्घाटन करते रहते हैं, शायद उस दिन कुछ नहीं होगा इसलिए राजपथ का नाम बदल दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भ्रष्ट और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति है। अंचल कार्यालयों और थानों में घूसखोरी नहीं चलेगी। आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मनमाने ढंग से इंटरनेट बंद करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जानना चाहता है कि क्या इस मसले पर कोई प्रोटोकॉल है। सॉफ्टवेयर लॉ सेंटर की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है। यूपी सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कप्पन को 3 दिन के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत गिरफ्तारी की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इंकार। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को भेजा नोटिस। कोरोनिल से जुड़े मामले में डॉक्टरों की याचिका पर मांगा जवाब। जी आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोनिल के उपयोग को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों के अलग अलग संगठनों द्वारा दायर मुकदमों पर वो 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि डॉक्टरों के कई संगठनों ने पिछले साल हाईकोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि रामदेव बहुत हद तक लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है और दावा कर रहे हैं कि पतंजलि का कोरोनिल कोविड का इलाज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को हरियाणा के आदमपुर में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने के बाद आदमपुर मंडी में एक रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि 2019 में पंजाब में लोकसभा की हमारी 1 सीट आई थी और आज 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है।
उन्होंने कहा कि मैं यहाँ वादा करता हूँ कि आप 2022 में आम आदमी पार्टी को आदमपुर की सीट जिता दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2024 में हरियाणा में आपकी सरकार होगी। महाराष्ट्र में भाजपा बीते कुछ महीनों से बेहद आक्रामक है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सत्ता से जाने के बाद से ही वो और आक्रामक हो गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने सत्ता खोई है तो वहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ही दावा ठोककर उनकी विरासत और सियासत दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इस संघर्ष का पूरा फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है, जिसकी नज़र शिवसेना के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में उसके वोटरों को अपने पाले पर लाने पर है। लेकिन भाजपा का ये अभियान सिर्फ ठाकरे फैमिली को ही दर्द देने तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा के रणनीतिकारों ने मराठा छत्रप कहे जाने वाले शरद पवार को भी घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने के लिए काफी प्रयास कर रही थी। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में ये प्रयास सार्थक नहीं नजर आए। अब नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 का खेल बंगाल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और बाकी दोस्त जब इकट्ठा हो जाएंगे तो देखते हैं कि भाजपा कैसे सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की तरफ इशारा करते हुए गुरुवार को कहा है कि सरकार मऊ को दीमक की तरह चाटने वालों और उनके परिवार के लोगों से इस पाप की भरपाई करवा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माफियाओं और इनके खानदान से पाई पाई वसूल करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 1.5 साल पहले से ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है तो विपक्षी खेमा नरेंद्र मोदी को फिर सत्ता में आने से रोकने के लिए मशक्कत कर रहा है। विपक्ष के इस सारे कवायद में ना तो बसपा प्रमुख मायावती कहीं नजर आ रही है और न ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जगह मिल रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती दोनों ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर की दूरी बनाकर चल रहे हैं। इसके बावजूद विपक्षी खेमे से एकजुटता की मुहिम में जुटे नेता ना तो मायावती और ना ही ओवैसी से मेल मिलाप कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों ही नेताओं के बिना क्या विपक्ष 2024 के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की फैसले को मंजूरी दी गई है। इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। आपको बता दें कि इन स्कूलों में केंद्र विद्यालय और नवोदय विद्यालय को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे की जमीन को लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर उठाने का भी फैसला किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भारत जोड़ना ही है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत बनाना चाहिए। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम का आगाज किया है। उन्होंने हरियाणा के हिसार से इसका आगाज किया और यहां युवाओं के सामने अपना विजन रखा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केजरीवाल ने युवाओं के साथ सवाल जवाब भी किए। इस दौरान शिक्षा, रोजगार से लेकर रिजर्वेशन तक पर बात हुई।